हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री देख रहे हैं और हम लोग इस समय क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं। हम लोगों ने क्लास 8 की हिस्ट्री में भी 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम चौथे चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे वीडियो, जब से हमने क्लासेस एनसीईआरटी वाली स्टार्ट की हैं, तो आपको पता होगा कि अब हम लोग जो क्लास 8 की हिस्ट्री देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो हमारा आधुनिक भारत है उसको देख रहे हैं। यानी कि कैसे जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे भारत देश में आती हैं और व्यापार करने की नीयत से आती हैं और धीरे धीरे कैसे एक एक राज्य को जीत कर वो सबकी करता धरता बन जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था इसके पहले वाली वीडियो में, हमने मैप में देखा था कि कैसे जो है उनका जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे विस्तृत हुआ था। आज हम लोग देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय है उनके जीवन पर क्या असर पड़ा जब ब्रिटिश कंपनियां हमारे भारत देश में शासन करने लगी तब। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर 4, उसका नाम क्या है, आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, तो आदिवासी कौन है आपको हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया ही है। दीकू शब्द नया है, तो दीकू शब्द जो है वो आदिवासियों के द्वारा जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए जो है यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसी में आप देखेंगे कि जो मतलब जमींदार वगैरह है ना, वो भी शामिल हो जाते थे दीकू में, और साथ में जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, जो विदेशी थे, वो तो दीकू में शामिल थे ही। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है ना मतलब आपसे पूछ ले कि दीकू क्या है, तो आप याद रखिएगा कि जो आदिवासी समुदाय के लोग होते थे उनके द्वारा जो भी उनके समुदाय से बाहर के लोग उनके यहाँ आकर के उनके रहन सहन में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन करने का प्रयास करते थे, उन्हें आदिवासियों के द्वारा दीकू शब्द से बुलाया जाता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि शुरुआत जो हुई है चैप्टर की वो बिरसा मुंडा जी से हुई है। भगवान बिरसा मुंडा भी उन्हें कहा जाता है। तो हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे वो यहीं से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ध्यान रखिएगा कि जल्द ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि केवी की वैकेंसी आ सकती है। तो केवी के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो जो एसएसटी वाला पोर्शन आता है जीके वाला, उसमें अगर जो भी क्वेश्चन बनना है हिस्ट्री से, अगर वो कहीं से बनेगा तो वो है हमारा एनसीईआरटी। ठीक है, तो आप उसके लिए इसको देख सकते हैं। बीपीएससी का एग्जाम भी सुनने में आ रहा है कि हो ही जाएगा, मार्च के एंड तक कह रहे हैं लोग कि आ जाएगा उसका फॉर्म वगैरह। तो बीपीएससी में जो लोग एसएसटी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो लोग एनसीईआरटी पे फोकस करें। और इन्हीं एग्ज़ाम्स को नज़र में रखते हुए हम ये वाली क्लासेस ले भी रहे हैं। बाकी जो भी स्टेट में एग्ज़ाम्स होते हैं आप देखेंगे कि उनमें एनसीईआरटी का जो चलन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो आप लोग उसके लिए भी इनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आप देखिए, कह रहे हैं भगवान जो बिरसा मुंडा है इनका जन्म किस जनजाति में हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, संथाल, उरांव, मुंडा या फिर हो। ठीक है, तो आप देखिए मुंडा साफ साफ लगा ही है इनके नाम के आगे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्म है वो मुंडा जनजाति में हुआ था। ठीक है, तो चलिए मैंने पूरा का पूरा ले ही लिया है। ये सारे पॉइंट्स मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही कॉपी किया हुआ है और उसको यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि कोई भी पॉइंट्स जो एनसीईआरटी में दिया है वो उनसे ना छूटने पाए। एक स्टोरी के फॉर्म में दिया हुआ है तो मैंने पूरी स्टोरी ही रख दी है, तो 2 मिनट का है, आप देख लेंगे इसको। तो ये बिरसा मुंडा जी के बारे में यहाँ बताया गया है कि बिरसा मुंडा जी का सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि उनका जन्म कब हुआ था। तो आप देखिए 1870 के दशक में हुआ था और कह रहे हैं कि मतलब कि 1870 के मध्य में हुआ था। ठीक है, मुझे लगा ये मध्य प्रदेश लिखा है तो गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है कि 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। ठीक है, उनके पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि उनके पिता गरीब थे। बिरसा मुंडा जी का जो बचपन है वो भेड़ बकरियां चराया करते थे बचपन में, साथ में बांसुरी बजाते थे
और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते थे। ठीक है, तो ये सारा काम वो बचपन में किया करते थे। उनकी जो परवरिश है वो मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास के जंगलों में हुई। ये एक मतलब की जगह का नाम है, एक प्लेस है ये। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। साथ में आप देखेंगे कि लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए जो मुंडा विद्रोह हैं उनकी कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदार, जो कि मुखिया भी जिन्हें कहा जाता है, इनको विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद हों। ठीक है, तो ऐसे जो मतलब कि मुंडा समुदाय के लोग थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि एक टाइम आएगा जब राम राज्य आएगा और उस राम राज्य में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनकी प्रताड़ना से वो मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, सरदारों का ऐसा कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत जो अधिकार हैं वो बहाल हो जाएंगे। वो खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज माना करते थे और अपनी जो जमीन है उसकी लड़ाई यानी मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, आप देखेंगे कि जब तक अंग्रेज जो है वो आदिवासियों के रहन सहन में टांग नहीं अड़ाते थे, तब तक वो लोग पूरी जो संपत्ति हुआ करती थी उसे समुदाय की संपत्ति मानते थे और मिलजुल करके पूरे समुदाय के लोग जो है वो खेती करते थे और जिसको जैसी ज़रूरत होती थी वो इस तरह से चीज़ें बढ़ जाती थी। लेकिन जब अंग्रेज उनके यहाँ गए, जब अंग्रेजों का प्रवेश वहाँ स्टार्ट हुआ आदिवासियों के इलाकों में, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, चूंकि उन्हें टैक्स कलेक्ट करना था, तो उन्होंने ना खेतों को बांट दिया। ठीक है, तो एकदम उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, साथ में ज़मींदारी वाला जो सिस्टम है उसको भी वहाँ पे लगा दिया। तो इन सब से जो आदिवासी समुदाय के लोग थे वो काफ़ी त्रस्त आ चुके थे, बहुत तंग आ चुके थे। ठीक है, तो आप देखें कि उन्हीं से छुटकारा पाने की लोग जो है वो कल्पना करते थे कि इनसे जब हम छुटकारा पा जाएंगे तो हम एक स्वर्ण युग में जिएंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है, यानी कि जैसे जो इनसे छीन करके अंग्रेजों ने छीन लिया है, उन्हें टुकड़े टुकड़े में बांट करके वहाँ जमींदारों को नियुक्त कर दिया है, तो इन सब को एक दिन समाप्त करके जैसे हम लोग पहले जी रहे थे उसी तरह से हमें जीना है, तो ऐसा लोग सोचते थे। आगे देखिए, बिरसा मुंडा जी की जो एजुकेशन है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, वहाँ जहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक है, तो ईसाई जो विद्यालय खोले हुए थे उन्हें कहा जाता था मिशनरी विद्यालय। ठीक है, आगे देखिए, वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं। ठीक है, तो वहाँ उन्होंने ऐसा सुना कि जो मुंडा समुदाय के लोग हैं, अगर वो लोग ईसाई धर्म को कबूल कर लें, ईसाई बन जाएं, तो उन्हें उनका जो साम्राज्य है वो वापस मिल सकता है। ठीक है, अब देखेंगे कि जो मतलब विदेशी थे, जो अंग्रेज थे, उन लोगों ने बहुत सारे आदिवासियों को ईसाई बना दिया और उन्होंने अपने यहाँ भारत देश में अपने धर्म का प्रचार यानी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वही आप देखें कि जब वो ईसाई मिशनरी विद्यालय में गए तो वहाँ विद्यालयों में भी उन्हें ये सुनने को मिला कि जो मुंडा समुदाय के लोग हैं उन्हें उनकी जो भी संपत्ति है, उनका जो भी साम्राज्य है, वो उन्हें वापस मिल सकता है यदि वो लोग ईसाई बन जाएं। ठीक है, आगे देखें, आगे उन्होंने ये भी सुना कि अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी जो भी खराब आदतें हैं वो छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल संभव है। ठीक है, बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक, वैष्णव धर्म क्या है, तो जिस धर्म के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें हम लोग मानते हैं कि वो वैष्णव हैं। ठीक है, तो एक वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया। कई सारे लोग होंगे नहीं जानते हैं जनेऊ क्या है, तो जनेऊ जो है वो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है, मेरे पापा पहनते हैं, मैंने देखा हुआ है। आगे देखिए, और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है,
अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वो काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा मुंडा जी का जो आंदोलन है वे आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। ठीक है, बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो भी आंदोलन चलाया गया वो आप देखें कि किससे संबंधित था, तो वो आदिवासी समाज में सुधार से संबंधित था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें। ठीक है, तो वो लोग मुंडा जो जाति के लोग थे, मुंडा समुदाय के जो लोग थे, उनसे उन्होंने अपील की कि भैया आप लोग शराब पीना छोड़ दीजिए। ठीक है, गाँवों को साफ रखें और डायन व जो जादू टोना में विश्वास रखा हुआ था उससे दूर रहें। ठीक है, यानी कि जो भी अंधविश्वास है उन्हें छोड़ें और एक नए तरह से जीने का प्रयास करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मिशनरी जो थे जिनके द्वारा ये उपदेश दिया जा रहा था कि अगर वो लोग अच्छी आदतों को अपना लें तो हो सकता है उनका जो साम्राज्य है, उनका जो स्वर्ण युग है वो वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी आलोचना नहीं की। बिरसा जी के द्वारा, बिरसा मुंडा जी के द्वारा, भगवान बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो ईसाई मिशनरी थे उनकी भी आलोचना की गई और जमींदार जो कि हमेशा सबका शोषण करते रहे हैं तो उनकी भी आलोचना उनके द्वारा की गई। साथ में वह उन्हें बाहर का मानते थे, यानी कि उन्हें क्या मानते थे, दीकू मानते थे। ठीक है, अपने यहाँ का नहीं मानते थे, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। ऐसा उनका मानना था कि ये लोग दीकू हैं और जो हमारा रहन सहन है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। आगे देखिए 1895 में भगवान बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए एक संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जिया करते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए अपनी खुद की खेती किया करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। ठीक है, तो एक ऐसा समय था जब उनके द्वारा एक अच्छी जीवन शैली जी जा रही थी जिसमें लोग अपनी बिरादरी का खून बिल्कुल भी नहीं बहाया करते थे। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि उस समय जो मुंडा लोग थे वो ईमानदारी से जीवन जिया करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। तो ये मतलब कि उनका इरादा था, जो उनके द्वारा आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन के मूल में ये सारी बातें समाहित थी। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, तो अंग्रेजों को तो परेशानी रहेगी ही। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था। हमसे कभी कभी पूछ सकते हैं एग्जामिनर की जो बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था उस आंदोलन में मतलब कि जो मतलब मूल में था वो क्या था, तो आप देखें कि उसके मूल में मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामी और जो सरकार थी इन्हें बाहर निकाल करके बिरसा के नेतृत्व में मुंडा साम्राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, आगे देखिए, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भू नीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जो जमीन थी उसको छीन रहे थे और जो मिशनरी हैं वो उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। अब जाहिर सी बात है कि जब तक आप उनके धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, अपने धर्म की बड़ाई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने जो पहले का धर्म है उसे छोड़ करके आपके धर्म को क्यों ही अपनाएगा। तो जो ईसाई मिशनरी थे उनका यही प्रोपेगेंडा था कि हम लोग अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा उसकी अच्छी बातों को बताएं और जो भी अन्य धर्म है, जो मुंडा मतलब बिरसा मुंडा के द्वारा जो धर्म पालन किया जा रहा था, उनके समुदाय के द्वारा जिस धर्म का पालन किया जा रहा था उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आलोचना करें, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बुराइयों को उनके सामने लाएं। तो इससे क्या होगा, इससे जो उनका धर्म है उसका प्रचार प्रसार होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनका ईसाई बनाने का सपना था वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला लिया और उन्होंने
1895 में भगवान बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और दंगे फसाद को मतलब कि दंगे फसाद का आरोप लगा करके उन्हें 2 वर्ष की कारागार की सजा भी सुना दी गई, ठीक है। तो मुंडा जी को 1895 में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 2 वर्ष की जो सजा है वो भी सुनाई गई। आगे देखिए 2 साल की सजा, यानी कि 1895 में गिरफ्तार हुई, 1897 में वापस आए, तो 2 साल की सजा काट लेने के बाद जब वो आते हैं वापस, तो बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे, ठीक है। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत जो प्रतीक और भाषा है उसका इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी जो दीकू और यूरोपीय हैं इनको तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। चर्च मतलब क्या है, वही जहाँ पे जो ईसाई लोग हैं जाकर के अपना भगवान की पूजा करते हैं, तो वहां पर हमले किए गए। और जो महाजन और जमींदार थे इनकी जो संपत्ति थी जिसको इन्होंने इनसे लूट करके रखा था उस पर धावा बोल दिया गया। सफेद झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि बिरसा मुंडा के साम्राज्य का या बिरसा राज्य का प्रतीक क्या था, तो व्हाइट कलर का जो फ्लैग है वो उनके राज्य का प्रतीक था। आगे देखें सन 1900 में क्या होता है, 1900 में बिरसा मुंडा जी की हैजे से मौत हो जाती है, ठीक है। यानी कि 1900 में उनको मृत्यु जो है वो अपने गोद में ले लेती है। तो 1900 में बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गई और आंदोलन फिर ठंडा पड़ गया। अब जाहिर सी बात है कि जो नेता हैं जिनके द्वारा आंदोलन को लीड किया जा रहा है, जब वो ही नहीं रहते तो जो आंदोलन है वो ठंडा ही पड़ जाता है। आगे देखिए ये आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इनने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना कर सके। एक बार ना आप देखेंगे कि आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन यही लाइन पूछी गई है। आईएएस के एग्जाम में आप देखेंगे कि एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। सेम पैटर्न जो है वो सीटेट भी फॉलो करता है। एनसीईआरटी की बुक से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि जो मुंडा विद्रोह होता है उस मुंडा विद्रोह के बाद क्या जो है परिणाम निकल कर आता है। तो आप देखेंगे कि उस विद्रोह के बाद परिणाम स्वरूप जो मतलब कि औपनिवेशिक सरकार थी उन्होंने ऐसे कानून बनाए जिस कानून के बाद जो मुंडा समुदाय की जमीन है उसको आसानी से वो लोग अपने कब्जे में नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए दूसरा क्या था, दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी भी सक्षम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा सहते रहेंगे। जो आदिवासी लोग हैं वो भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसको सहन नहीं करेंगे। ये बात अंग्रेजों को उन्होंने समझा दी, ठीक है। आगे देखिए उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के जरिए इस काम को अंजाम दिया, ठीक है। तो ये मुंडा जी के बारे में काफी अच्छे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। तो याद रखना है आपको इन सारी चीजों को, ठीक है। ये देखिए कुछ जनजातियों के बारे में कुछ चित्र दिखाए गए थे, तो मैंने जो चित्र मुझे ठीक लगे वो मैंने लगाए हुए हैं। एक शब्द है बेवड़, और ये जो बेवड़ शब्द है, शब्दावलियां कई बार पूछी गई हैं तो इस वजह से मैंने शब्दावलियों को भी शामिल किया है। जो बेवड़ शब्द है वो किसके लिए यूज होता है, तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती करने के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। यानी कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग होते हैं जो घूम घूम करके खेती किया करते हैं, तो ऐसी ही खेती के लिए एक शब्द यूज होता है बेवड़, ठीक है। तो कहाँ यूज होता है, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए ये देखिए ये चित्र दिखाया गया है और ये चित्र किससे रिलेटिव है, मतलब किससे रिलेटेड है। तो आप मतलब जानते होंगे कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, पूर्वोत्तर भारत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। अभी हम मैप में भी कुछ जनजातियों को देखेंगे तो उन्हीं जनजातियों में से एक जनजाति है जिसे कहते हैं निशी, ठीक है। तो जो निशी आदिवासी समुदाय है वहाँ पे एक गाँव के लट्ठे से ये घर बनाया हुआ है और ये उसी का चित्र है, ठीक है। गांव में घर बनाया हुआ। यहाँ देखिए यहाँ पे एक महिला है और ये किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, तो हजांग, ठीक है। जो हजांग जनजाति है उनसे बिलोंग करती हुई एक महिला है और ये
क्या काम कर रही हैं वो दिखाया गया है। ये चटाई बुन रही है, ठीक है। तो चटाई को बुनते हुए एक हजांग जनजाति की महिला को दिखाया गया। अभी हम लोग देखेंगे कि हजांग जनजाति कहाँ पे है मैप में, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि कैसे ये लोग अपने बच्चे को भी अपने साथ में ले जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि खुद काम करने गए हैं तो बच्चे को घर में छोड़ दें कि आए कोई जानवर उनको उठा ले जाए, तो ऐसा नहीं है। देखिए अपने पीठ पर अपने बच्चे को भी संभाली हुई हैं और चटाई बुनने का भी काम कर रही। तो पहले का जो जीवन था वो बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था। आज जिंदगी काफ़ी आसान है, तब भी हम लोगों को लगती है कि कितनी मुश्किलें हैं हमारे जीवन में, लेकिन जो पूर्वज रहे हैं हमारे, उन्होंने हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासियों की आजीविका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यद्यपि जो आंसर है वो दिख रहा है, फिर भी हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं कि कुछ लोग झूम खेती किया करते थे, जो एक प्रकार की घुमंतू खेती थी, ठीक है। तो ये जो झूम खेती, अभी हमने बेवड़ देखा था ना मध्य प्रदेश में, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो झूम खेती है उसे मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि झूम खेती को मध्य प्रदेश में वेवड़ के नाम से जानते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस जो आरओ का क्वेश्चन आया था पेपर, उसमें पूछा गया। अक्सर पूछा जाता है कि जो झूम खेती है जो नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ होती है, उससे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। आप बताइए किस स्थान पर किस नाम से जानते हैं। जैसे मलेशिया में उसको लदांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं केवल भारत में होती है, वर्ल्ड में कई जगह पे होती है, हर जगह उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। श्रीलंका में उसको पटाऊ कहा जाता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो आप देखिए कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनके बारे में यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि उनके द्वारा 19वीं सदी के आसपास किस तरह से अपना जीवन यापन किया जाता था। पहला, ठीक है, कुछ लोग झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या होती है? झूम खेती होती है कि मतलब कि जैसे एक जंगल है, उस जंगल को पहले साफ किया जाता है, साफ करके उसके जो ऊपर की चीजें हैं उसको काट ली जाती हैं और उसके बाद उसमें आग लगा दी जाती है, ठीक है। आग लगाने के बाद जो राख होती है उस राख में पोटास पाया जाता है। उस पोटास को यानी कि उस राख को पूरे उस जगह पे मतलब कि क्या कर दिया जाता है, छिड़काव किया जाता है और उसी में बीज बो दिया जाता है, ठीक है। जब फिर उसमें फसल होती है तो उस फसल को काट करके फिर से उसमें आग लगा करके और फिर वहाँ से चल दिया जाता है दूसरी जगह की जो साफ सफाई है वहाँ करके साफ सफाई, फिर वहाँ पे अनाज उपजाया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हमेशा बार बार इस तरह का जो प्रक्रिया है वो करने से जो खेती है, वो जो ज़मीन है वो अनउर्वर हो जाती है। तो इस वजह से वो लोग हमेशा ही नए नए जगहों को खोजते रहते हैं खेती करने के लिए। यही कारण है कि इसे घुमंतू खेती कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो झूम खेती है इसे घुमंतू खेती भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, और जो आदिवासी समुदाय थे और उनके द्वारा क्या किया जाता था, तो कुछ लोग तो झूम खेती किया करते थे, जबकि कुछ अन्य लोग थे जो शिकारी और संग्राहक थे और जानवरों का शिकार करके वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाया करते थे। कुछ अन्य आदिवासी समुदाय थे जो कि पशुपालन करने में लगे हुए थे और अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि आपने एक गद्दी जो समुदाय है उनका नाम सुना होगा, हिमाचल प्रदेश में वन गुज्जर और गद्दी समुदाय, ये लोग भी चरवाहे जनजाति हैं, ठीक है। ये लोग अपनी भेड़ बकरियां पालते हैं और सीजन टू सीजन दर अपना जो स्थान है वो बदल करके अपना जो भेड़ बकरियां हैं उनको चराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 19वीं शताब्दी में जो आदिवासी लोग थे उनका अपना जीवन यापन था, ठीक है। तो इस तरह के काम किया करते थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये देखिए, कुछ आदिवासी आगे चल करके 1948 का ये चित्र दिखाया गया है। बिहार में कोयला खनिज का काम करते थे, ठीक है। तो बिहार में कोयला खनिज के ये जो स्थिति है वो दिखाई गई है, इनके बारे में भी देख लीजिए। तो 1920 के दशक में बिहार की जो झरिया और रानीगंज कोयला खदान है, तो आपको पता होगा ना कि झरिया और रानीगंज जो अभी वर्तमान में झारखंड में, ठीक है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा जान लीजिए कि जो झारखंड है वो बिहार से ही अलग हुआ है, ठीक। तो ये जो झारखंड है अभी वर्तमान में जो झरिया और रानीगंज है, रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% जो खनिज हैं,
खनिक वो आदिवासी थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति कहीं से भी आया था, नहीं, कई सारे ऐसे व्यक्ति थे। जैसे किसी खदान में अगर 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उसमें आप समझ लीजिए कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि क्या है, मतलब कि आदिवासी समुदाय से थे। तो रानीगंज और झरिया में जो कोयला खदानें थी उसमें ये लोग 1920 के दशक में मतलब कि काम किया करते थे। और आगे देखिए कि अंधेरी और दमघुटू खदानों में गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ देता था बल्कि ये खतरनाक भी था। वह अक्सर सचमुच में जान भी ले लेता था, यानी कि आदिवासी लोगों की जान भी चली जाती थी इसमें काम करते हुए। 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। तो आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है कि 1920 के दशक में जो लोग भी, जो मजदूर कोयला खान में काम किया करते थे, हर साल उसमें 2000 लोग मारे जाते थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। ये जो मध्य भारत लिखा है ये एग्जैक्टली मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की एक जनजाति है, उनके बारे में यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मध्य भारत के बैगा आदिवासियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा जा सकता है कि जो बैगा आदिवासी समुदाय है ये कहाँ का है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनके बारे में क्या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमें बताना क्या है कौन सा सत्य है। चलिए, पहला विकल्प है कि वे अन्य समुदायों के लिए काम करने से कतराते थे। दूसरा, वे खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकते हैं। तीसरा, मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी। और चौथा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समुदाय है बैगा, उनके बारे में ये सारे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं वो सभी के सभी सत्य हैं, यानी कि वे लोग अन्य समुदायों के लिए काम भी नहीं करते थे और अगर कभी करना पड़ जाए तो फिर उनके लिए बहुत मतलब लगता था कि ये क्या यार, कलेजे पे छुरियां चल गई। तो मतलब कि वो लोग दूसरों का काम नहीं किया करते थे। दूसरा, वे अपने आप को बताते थे कि हम लोग जंगल की संतान हैं और हमारा जो जीवन है वो जंगल में ही गुजर सकता है। और साथ में मजदूरी तो करना उनके लिए एकदम मतलब कि स्वाभिमान के खिलाफ थी। मतलब वो मजदूरी वाला काम नहीं करेंगे, बस जंगल की उपज पर ही जीवित रहेंगे, जंगल को ही अपनी सब कुछ मतलब अपना पूरी संपत्ति जंगल को ही मानते थे। तो याद रखिएगा, ज़्यादातर संभावना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि जो बैगा आदिवासी समुदाय है वो कहाँ पे है, यानी कि कहाँ का है। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारी एनसीईआरटी में ना कुछ मतलब कि इलाके दिए हुए हैं, आदिवासी इलाके जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पूर्वोत्तर भारत से। अभी हमने निशी जनजाति की महिला को देखा था ना चटाई बुनते हुए, तो वही देखिए ये जो निशी जनजाति है ये कहाँ की है, नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जो हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वो, ठीक है। दूसरा आप देखिए नागा, तो नागा जो है वो मतलब पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में मिल जाएंगे। खासी, गारो, जयंतिया ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे, मेघालय वाले रीजन में। यहाँ देखिए त्रिपुरा में एक जनजाति पाई जाती है रियांग, ठीक है, तो ये भी आदिवासी जनजाति है। इधर देखिए हजांग जो आपको कहाँ मिल जाएगी, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। हमने देखा था अभी बिरसा मुंडा जी को जो कि संथाल जनजाति से संबंधित थे, तो इनका जो एरिया है कहाँ है, तो संथाल, मुंडा, उरांग, बिरसा मुंडा जी दरअसल मुंडा जनजाति से थे और जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो संथाल जनजाति से हैं, मैंने उनको कंफ्यूज कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो अब देखिए जो बिरसा मुंडा जी को हमने देखा था तो ये कहाँ के हैं, तो ये देखिए हमारा जो झारखंड वाला रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन सी जनजाति, संथाल, मुंडा, उरांग, हो और साथ में संथाल, ठीक है। आगे देख लेते हैं और जो है जनजातियां, जैसे आप देखिए ये जो रीजन आपको दिखाया गया है ये उड़ीसा वाला रीजन है और उड़ीसा में कई सारी जनजातियां हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं। तो हमें तो यही याद रखना है कि कौन से जनजाति कहाँ के। तो उड़ीसा में आप देखिए पराजा जनजाति, बोंडा, कंढा, कोया, सुओरा और खोंड, ठीक है। तो इस तरह की जो जनजातियां हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, वो आपको मिल जाएंगी उड़ीसा में। यही उड़ीसा के बगल आप देखिए जो झारखंड वाला रीजन है, मैंने लगता है कि कुछ गलत बताया ना शायद, ये क्या, ये कौन सा है, मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़
नहीं, सही था। ये दरअसल, मैं पागल हो गई हूँ, ये दरअसल जो रीजन है ना, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो ये जो आपको इस तरह से दिखाया हुआ है ना, ये छत्तीसगढ़ है, ये तो झारखंड ही है, ये मैंने सही बताया था। ये वाला जो रीजन है ये आपका छत्तीसगढ़ है। और अब देखिए कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी जनजातियां हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी समुदाय हैं उसमें आपको बैगाश, मारिया और गोंड मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ अन्य जनजातीय समुदाय हैं, कुछ उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे ये जो एरिया है ये मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में आपको बैगास, बंजारा, गोंड नामक जो जनजाति है वो देखने को मिल जाएगी, ठीक। इधर हम लोग देखेंगे कौन सी छूट गई है। दक्षिण भारत में आप देखिए जो केरल वाला रीजन है, यहाँ आपको माला इरुलर करके जो जनजातियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। जनजातियां मतलब आदिवासी समुदाय। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए बंजारा, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी बंजारा आपको देखने को मिलेगी और महाराष्ट्र में भी, ठीक। इधर देख लीजिए वान गुज्जर्स, राठवा, ये आपको कहाँ मिलेंगी, तो वान गुज्जर्स और राठवा ये आपको मिल जाएगी हमारे गुजरात में। और ये जो वन गुज्जर है, ध्यान रखिएगा, ये वान गुज्जर्स है, और जो हमारा वन गुज्जर और गद्दी भी इसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश की जो कि चरवाहा जनजाति समुदाय है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। यहाँ देखिए भोटिया जनजाति या भोटिया आदिवासी समुदाय, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारे उत्तराखंड में मिल जाएगा, जिसको हम लोग यूके शॉर्टकट में कह देते हैं, ठीक। यहाँ आपको राजस्थान में भील और सहरिया मिल जाएंगी, ठीक है। ये भील जो है ये आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, और सहरिया जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र वाले रीजन में भी आपको मिल जाएंगी जनजातियाँ, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं कि जो बैगा आदिवासी थे इनके जीवन में चैत के महीने में जो महिलाएं हैं इनकी मुख्य गतिविधि क्या हुआ करती थी। तो एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ में बताया गया कि चैत के महीने में जो बैगा आदिवासी समुदाय थे उनकी महिलाओं के द्वारा काम क्या किया जाता था। शिकार करना, नहीं, महिलाएं शिकार नहीं करती थी। खेतों में काम करना, नहीं, ऐसा भी नहीं था। फल और कंद इकट्ठा करना, नृत्य और उत्सव में भाग लेना। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी वाला हो जाएगा कि वो लोग चैत के महीने में फल और कंदमूल को इकट्ठा करने का काम किया करती थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे पास ऑप्शंस क्या है। आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, तो ऐसा तो नहीं था। वो लोग मतलब वो तो आदिवासी मतलब कि जो ईसाई थे उनकी आलोचना करते थे, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, आदिवासियों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करना। तीसरा करें आदिवासियों को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना। चौथा है कि आदिवासियों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये सारे पॉइंट्स गलत हैं। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू द मतलब ये क्या बोलते हैं उसको चैप्टर, इस चैप्टर के हिसाब से आप देखेंगे कि आदिवासियों को जमींदारों के शोषण से मुक्त करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन चलाया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत में वन कानूनों में क्या बदलाव किए, ठीक। तो अंग्रेजों के द्वारा जो वन है उनके लिए कुछ कानून बनाए गए, जहाँ पहले क्या होता था कि जो जनजातीय समुदाय के लोग थे वो वनों को अपनी संपत्ति मानते थे और उन्हीं से उनका अपना गुजर बसर हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से उन्होंने जो वन है उनका राष्ट्रीयकरण टाइप का कर दिया, उन्हें जो है कई कई छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया और साथ में उनसे उन्हें टैक्स भी लेना था। तो इस वजह से आप देखेंगे कि उनके द्वारा उसमें कई सारे काम किए गए, कुछ नियम कानून बनाए गए, उन्हीं के बारे में आपको देखना है। पहला, उन्होंने आदिवासियों को जंगल में रहने और खेती करने की अनुमति दी, ठीक है। दूसरा, जबकि वो लोग पहले से ही वहां पे रह रहे थे, ठीक है, वहां पे रह रहे थे, वहीं पे अपना पूरा जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इनके द्वारा कानून बना दिया गया। तो उस कानून में क्या प्रावधान किया गया है ये आपको जानना है। दूसरा कह रहे उन्होंने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित किया और कुछ जंगलों को आरक्षित वन भी घोषित कर दिया। तो ये बात एकदम सही है। तीसरा, उन्होंने आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी काटने और जानवरों का शिकार करने की अनुमति दी। और तीसरा कह रहे उन्होंने आदिवासियों को जंगल में घर बनाने और मंदिर बनाने की अनुमति दी। तो आप देखिए
पहला वाला कह रहे हैं कि उन्होंने आदिवासियों को जंगल में रहने और खेती करने की अनुमति दी, तो पहले से ही आदिवासी वहां पे रह रहे थे, खेती कर रहे थे, उसी सब से तो इनको मतलब दिक्कत हो रही थी। तो अब देखिए कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, उन्होंने जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दी, तो ये बात एकदम सही है। और कुछ जंगलों को तो उन्होंने आरक्षित वन भी घोषित कर दिया, और आरक्षित वन घोषित करने के बाद तो आप समझ ही रहे हैं कि शांति से उसमें कुछ आप कर भी नहीं सकते। तो इसका जो सही उत्तर है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि औपनिवेशिक काल में जो आदिवासी थे उनकी जो दुर्दशा थी उसका मुख्य कारण क्या था। औपनिवेशिक काल क्या है ये हम प्रीवियस वीडियोस में देखते आ रहे हैं। अब पहला विकल्प क्या है, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वन कानून। दूसरा, आदिवासियों की अशिक्षा, आदिवासियों का पिछड़ापन, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए, आदिवासियों का पिछड़ापन तो पहले से भी था, लेकिन वो इतना परेशान नहीं थे। आदिवासियों की अशिक्षा, अशिक्षित तो वो पहले भी थे, लेकिन उनकी दुर्दशा नहीं थी, वो लोग अपना मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने मतलब कि अपने द्वारा वन कानून बना दिया, तब आप देखेंगे कि जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी दुर्दशा स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कि आदिवासियों के लिए समस्या हुई जब अंग्रेजों ने वन के लिए कानून बना दिए। एक बार हम आपसे कहेंगे कि आप लोग ये जो चैप्टर है अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार चैप्टर को जरूर रीड करें। मैंने क्लास 6 और 7 की जो एनसीईआरटी कवर की उसमें एक बार भी नहीं कहा कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उस बुक को आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों के साथ व्यापार के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। हमारे पास विकल्प क्या है, व्यापारी और महाजन आदिवासियों से वस्तुएं खरीदने के लिए जंगलों में नहीं जाते थे। दूसरा, आदिवासियों को ये समझने में देरी लगी कि व्यापारियों और महाजनों के आगे आने से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा, कह रहे हैं कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय रेशम की मांग कम हो रही थी। और चौथा, रेशम उत्पादकों को उनके कृमि कोशों के लिए अच्छी कीमत मिलती थी। तो अच्छी कीमत तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, और साथ में आप देखेंगे कि मतलब अच्छी कीमत मिल रही होती तो प्रॉब्लम ही क्या थी। तो जो जनजातीय मतलब समुदाय है वो आराम से चिल करता, एकदम मस्ती में जी रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे कि जो यूरोपीय बाजार है ना, उसमें भारतीय रेशम की जो डिमांड है वो बढ़ रही थी, लेकिन जो रेशम उत्पादक हैं उनके द्वारा जो कृमि कोशों को उत्पादित किया जा रहा था उनकी कीमत अच्छी नहीं मिलती थी। तो इस तरह की दुर्दशा उस टाइम पे देखने को मिली। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, वो है बी वाला की आदिवासियों को ये समझने में काफी देर लग गई कि जो व्यापारी और महाजन हैं उनके आने से उनके जीवन पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। ठीक, ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिए, जरूर इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। नजदीक से देखने पर ये हेडिंग डाल करके लिखा हुआ है आगे कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जो जनजातीय समूह हैं इन्होंने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी जो पाबंदी है वो, और नए कर तथा व्यापारियों व महाजनों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था उस शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। ठीक है, तो अब देखेंगे जो आगे बताने जा रहे हैं वो आदिवासी समुदायों के द्वारा जो बगावत की गई, जो विद्रोह किया गया है उसके बारे में है। और इस बगावत में आपको देखने को मिलेगा कि 1831 से 1832 के मध्य कोल आदिवासियों ने विद्रोह किया। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जो कोल विद्रोह है वो कब हुआ है, तो कोल जो विद्रोह है वो 1831-32 के मध्य हुआ। आगे आप देखेंगे 1855 में जो संथाल समुदाय के लोग थे उनके द्वारा भी बगावत की गई। और ये कई बार क्वेश्चन बना है कि जो मतलब मैच द फॉलोइंग में ज्यादा क्वेश्चन बनता है, एक साइड विद्रोह दे देंगे, एक साइड जो है ईयर दे देंगे, आपको मैच करना रहेगा। तो आप याद रखिएगा कि आदिवासियों के द्वारा 1831-32 में कोल विद्रोह किया गया। दूसरा 1855 में उन्होंने संथाल विद्रोह किया, मतलब संथाल जो समुदाय था उनके द्वारा बगावत की गई। तीसरा आप देखेंगे मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह है वो भी हुआ, कब हुआ, 1910 में। और आगे चल करके 1940 में महाराष्ट्र में जो वर्ली समुदाय के लोग हैं, उन महाराष्ट्र में वारली भी इनको कहा जाता है, तो उनके द्वारा भी विद्रोह किया गया। और बिरसा जो है उनके बारे में कह रहे हैं कि ये जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो भी इसी तरह का एक विद्रोह था।
तो आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोल विद्रोह 1831-32, संथाल विद्रोह 1855, 1910 में बस्तर विद्रोह और वारली विद्रोह हुआ 1940 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे सॉरी, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में कौन से उद्योग तेजी से फैल रहे थे जिनमें आदिवासियों को काम करने के लिए भर्ती किया गया था। तो अभी हमने ऊपर देखा था, मतलब कि आपको समझ आ रहा होगा, कपड़ा उद्योग और कृषि, दूसरा करें चाय बागान और खनन उद्योग, तीसरा रेलवे और विनिर्माण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया था ना कि कैसे जो है आपको जो झरिया की खदान है और एक खदान थी उसमें मतलब कि कोयला खनिक, मतलब कोयला की जो खदान है उसमें काम करने वाले लोगों को दिखाया था और कितना मतलब कि खतरनाक था वहाँ पे काम करना। लगभग हर साल 2000 से भी ज़्यादा व्यक्ति मारे जा रहे थे कोयला खान में जो काम कर रहे थे। तो वही आप देखिए कि 19वीं शताब्दी में आपको चाय के जो बागान है वो और खनन उद्योग, इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, और एक दो क्वेश्चन और है, बाकी उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा आज का क्लास। छोटा सा चैप्टर है, केवल 12 मतलब कि पेजेस थे आज के चैप्टर में, तो जाहिर सी बात है कि कम क्वेश्चंस बनेंगे, एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा नहीं है, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा अगर आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेंगे तो। ठीक है, चलिए, कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो अभी हमने देखा था किस समुदाय में हुआ था, अब हम देख रहे हैं कि कब हुआ था। मैंने बिरसा मुंडा जी के बारे में सारे पॉइंट्स एक ही बार में बता दिए। तो इसका जो सही उत्तर है आप देखिए कि 1870 के दशक में विद्रोह उनके उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 1870 के मध्य में उनका जन्म हुआ था। किनका? तो भगवान बिरसा मुंडा जी का। आगे देखिए, कह रहे हैं कि बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। हमारे पास विकल्प क्या है? मुंडा समुदाय, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मतलब दोबारा से क्यों करना। अब देखिए इसका उत्तर जो है बी वाला हो जाएगा। तो ये इतना ही था, छोटा सा चैप्टर था, तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस बनाए थे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। मैंने लगभग जो भी पॉइंट्स हैं वो इनमें कवर करने की जो है कोशिश की है। आपको इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो क्या है, एक तो जो उनके द्वारा अंग्रेजों के द्वारा आदिवासियों के जगह में यानी कि वनों का जो कानून बनाया गया उसको याद रखना है। जो आदिवासी समुदाय के द्वारा विद्रोह हुआ, जैसे बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये कब हुआ इसको याद रखना है। और साथ में बिरसा मुंडा जी के बारे में सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर से मिस नहीं करना है। तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कई दिनों से हम कोई क्लास अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कहीं बिजी थे किसी फंक्शन में। तो अब ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, आप लोग इसके साथ जरूर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।